दोस्तों हम लोगों ने आपको पता होगा कि पीआईएल कर लिया है। आज पीआईएल के हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। सबसे पहला देखिए जो क्वेश्चन है वो है, उच्चतम न्यायालय का जो आसीन मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया हो। आप समझ पा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया हो। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के परंतुक के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जा सकेगा जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में परामर्श कर लें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें है 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं और इन 8 अन्य सदस्यों में से 4 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा 4 पदेय सदस्य होते हैं। पदेय सदस्य निम्नलिखित होते हैं। पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और चौथा है अध्यक्ष या राष्ट्रीय महिला आयोग। प्रश्न नंबर दूसरे में, दूसरा नंबर का प्रश्न कहता है कि मानवाधिकार समीक्षा अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? 4 है। संपूर्ण भारत परंतु जम्मू कश्मीर के संबंध में वहाँ लागू 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में दी गई प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है वो कब आया? 1993 में। याद रखने वाली बात है। इसमें जो धारा 1 है इसके विस्तार, संरक्षित नाम तथा प्रारंभ के विषय में। ठीक है, धारा 1 की उपधारा अगर हम लोग 2 के अंदर बात करें तो इसमें क्या है? इसमें देखेंगे इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य में केवल वहाँ पर लागू है जहाँ पर इसका संबंध संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य को लागू संविधान 7वीं अनुसूची की सूची प्रथम या तृतीय में प्रविष्टियों में से एक से संबंधित विषयों से है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया देखिए भाई कि मानवाधिकार जो अधिनियम है वो इसकी जो मानवाधिकार की जो परिभाषा वो निम्नलिखित में से किसमें है? धारा 2 के काम है। देखिए यहाँ पर मानवाधिकार धाराएं हैं वो अलग हैं, पर्यावरण में भी यही 2 हैं। देखिए इसके अंदर जो मटेरियल है वो अलग है। ठीक है, वैसे ही आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बी वाला ऑप्शन है 2 का खा है और इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 2 का खा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 2 की खा में मानव अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हैं। ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं से संविष्ट और भारत की न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 5 की तरफ। कह रहे हैं कि भाई मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेसिडेंट हटा देगा। ठीक है, देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 5 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का उपबंध दिया गया है। इसके अनुसार अध्यक्ष या सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इस पर कहने मतलब ये है कि सीधे हम तभी हटा पाएंगे जब उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग जाए कि इसने भ्रष्टता की है या उसके ऊपर आरोप लग जाए कि ये असमर्थ हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी करेगा जब उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देशों के आधार पर की गई जांच के रिपोर्ट में इस पद से हटाए जाने की अनुशंसा की गई हो, तभी प्रेसिडेंट करेगा। किसको हटाने की बात यहाँ पर हो रही? यहाँ हो रही है मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार अध्यक्ष को। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है। जब वह क्या होगा? जब वह होगा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित कर दिया जाएगा, लाभ का पद धारण कर लेगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकेगा। तो सही विकल्प इसका क्या है? डी इसका राइट विकल्प है। ठीक है,
बढ़ते हैं प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत आयोग सदस्य या अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है, जब वह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि भाई मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार क्या होगा। तो मैंने आपको बताया क्या दिवालिया होगा, और इसके बाद है अपना जो पदावधि में अपने जो पद के कर्तव्य से बाहर जाके अगर उसने कोई काम कर दिया तो होगा। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है कि वो मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण अयोग्य ठहराया जाए, चित्त विकृति हो मतलब मानसिक वो परेशान हो, सिद्ध दोष ठहराया जाए जिसके राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता भी अंतर्विलीन है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प क्या, उपयुक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट को ये एक जो रिपोर्ट होगी उस पर बताया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 1993 की जो धारा 5 है उसके अंतर्गत उपयुक्त सभी आधारों पर राष्ट्रपति या अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है निम्नलिखित में से किस सदस्यों से मिलकर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। भाई देखिए जो पहला ऑप्शन है इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो इसमें एक अध्यक्ष है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, अध्यक्ष होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बात सही है। दूसरा एक सदस्य है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो है या रहा है। दो ऐसे सदस्य होंगे जिसे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान अनुभव होगा, और यह उपरोक्त सभी। देखिए बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ पे ई बिल्कुल सही इसका विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई है। धारा 3 की उपधारा 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्न के सभी विकल्पों से दिए गए सदस्यों से मिलकर आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकेगा। तो ये कौन हटा सकेगा, प्रेसिडेंट। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष किसी सदस्य को हटाए जाने तथा धारा 23 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की राष्ट्रपति को शक्ति है। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये भी एक ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार को हटाने का, अध्यक्षों को हटाने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। आइए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकेगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, प्रेसिडेंट हटा सकेगा। ठीक है, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकेगा। प्रश्न नंबर 11 आता है, प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति भाई कौन करेगा, वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ये बात याद रखनी है। हटाने का काम भी राष्ट्रपति का है और उसको अपॉइंट करने का भी काम प्रेसिडेंट का ही है। ठीक है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। आते हैं 12 नंबर का प्रश्न। कहते हैं कि 12 नंबर के प्रश्न में आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है राज्य के अंदर। देखिए राज्य के अंदर करेगा कौन, राज्यपाल। केंद्र के अंदर कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा, हटा भी देगा। और राज्य के अंदर राज्यपाल करेगा इसका, और इसको हटाने का काम भी राज्यपाल के पास में ही है। ठीक है, देखिए धारा क्या कहती है, ये कौन सी धारा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 में स्पष्ट करती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, सबसे पहले जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश, वो होता है इसका अध्यक्ष। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखिए राज्य मानवाधिकार अधिनियम
संरक्षण अधिनियम की जो धारा 21 है उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के विषय में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो वही होगा। किसके अंतर्गत? धारा 21 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर आते हैं 14 में। राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है, कौन सदस्य होगा भाई? जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। देखिए जो अध्यक्ष होगा वो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही रहना है, लेकिन जो सदस्य की यहाँ बात होगी तो वो किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखता हो। तो उपरोक्त में से सही है, चारों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगी, तीनों चीज़ें। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोगों ने बताया था धारा 21 के बारे में, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए भाई कि मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है वो 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न से मिलकर होगा। पहला है अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। बी है एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष से कम का अनुभव हो। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तीसरे में एक सदस्य जिसे मानवाधिकार विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। ये जो बातें हैं इसको आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 15 की तरफ। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है, मुख्य कार्यपालक सचिव कहलाता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, रिवीजन बार बार नहीं करेंगे एक ही क्वेश्चन पे, ताकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि मेरा इंटेंशन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलें, लेकिन अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए जो सचिव है ना, वो सचिव राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है, वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करता है जो राज्य आयोग उसे प्रत्यारोपित करते धारा 21 के अंतर्गत। अभी हम लोगों ने बात करी हुई थी। आते हैं प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत। कहा गया है 16 में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो वो बना रहेगा 5 वर्ष और 70 वर्ष की अवधि तक। तो देखिए 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अगर 70 वर्ष पहले हो रही तो उससे निकल जाएगा, और अगर 5 वर्ष उसका टाइम पीरियड हो रहा है तो निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के जो धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार ये कहा गया है कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो इसका पद का धारण कर पाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है भाई? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की जो शक्ति किसे है? वो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत जो शक्ति है वो किसको है? वो है आपकी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को शक्तियां हैं। तो इसका मतलब किस में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 के तहत नियम बनाने की जो शक्ति थी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की जो शक्ति है वो धारा 40 में है, और लेकिन राज्य सरकार को जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 41 में है। इस बात को ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि समवर्ती, अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये आप देखिए, तो इसमें आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये जो राज्य का ही विषय है, केंद्र का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना, देखिए अब देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो है आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो धारा 3 है उपधारा 5 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? वो होगा दिल्ली में होगा। ठीक है, और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाई मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जा सकती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला है लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री या लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो आपको ऑप्शन भी दिख गया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है
कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 4 है उसमें एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के पश्चात करने की बात कही गई है। इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधानमंत्री होता है। धारा 22 के अधीन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? तो आया 28 सितंबर 1993 में। कब आया प्रवर्तन में? 28 सितंबर 1993 में आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 सितंबर 1993। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो था वो 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ और अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं थी। ये याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम है मे बी अक्टूबर में हो सकता है या सितंबर में हो सकता है। ये आखिरी एग्ज़ाम है और ये आप समझ लीजिए कि आपका लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम देना है और फटाक से आप दरोगा बन गए। सिर्फ एक एग्ज़ाम में टॉप के नंबर खींच के लाने, तो एक एक चीज़ को रट के चलना है कि वहाँ से कोई भी गलती ना हो पाए और आप दरोगा बन जाएं। देखिए 21 में आते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा, 70 वर्ष बाद अपने पद पर नहीं बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होगा। तो इसमें सही है। देखिए इसमें जो सारी चीज़ें सही। पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा। जब वो एक बार आ गया है पद पे तो उसके बाद वो दूसरे पद पे धारण नहीं करेगा। 70 वर्ष की आयु के बाद भी वो पद पे नहीं बना रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया है। और उसके बाद में वह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होगा। ठीक है, तो उपयुक्त इसका सही हो गया डी। अब देखते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार कथन 1, धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार कथन बी, धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार कथन सी सत्य है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कथन ऊपर, जो ये वाले कथन पढ़े हैं वो सारे सत्य हैं इन धाराओं के अंतर्गत। उपरोक्त सभी विकल्प और उपरोक्त सभी जो कथन हैं या विकल्प हैं वो उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है ये कि भाई निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, कौन सा असत्य है? पहला, महासचिव आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। असत्य की बात हो रही है यहाँ पे, ये सत्य है, ये सत्य है। आयोग एवं अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति केवल समिति में कोई रिक्त होने के कारण अमान्य नहीं होगी, ये भी बात सही है। आयोग में राज्यसभा का सभापति सदस्य होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन डी को छोड़ दिया जाए तो सभी कथन सत्य हैं। राज्यसभा का सभापति आयोग का सदस्य नहीं होता। धारा 3 के उपधारा 2 में उल्लेखनीय कि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यसभा का उपसभापति एक सदस्य होता है। समिति में हो जाता है, सिफारिश करने वाली जो समिति उसमें तो हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन कर दिया गया था कि इनका जो सभापति आयोग का सदस्य होता है वो बात गलत है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करते भी चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि राज्य मानवाधिकार आयोग संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे भेजता है। तो भेजेगा राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य का मानवाधिकार आयोग है। केंद्र का होता तो केंद्र का भेजता। ठीक है, देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा जो 28 का 1 है के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है। आयोग अत्यावश्यक व महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेजता है। राज्य आयोग का जो अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है वो कब धारण कर सकता है? 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्या है? राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा 24 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक या 70 वर्षों की आयु तक इस पद पर रहेंगे, जो भी पहले हो। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रीय, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, हम लोगों ने किया था 5 वर्ष और
70 वर्ष के बारे में बात हुई थी हम लोगों की। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक या अवधि 70 वर्ष तक ही होगी। ठीक है। अब प्रश्न आता है 26, मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं पक्का इसको रखता, क्योंकि प्रथम सम्मेलन ये किसी के दिमाग में नहीं आती बात। तेहरान में हुई थी। ठीक है। अब तेहरान क्या है, देखिए मानवाधिकार का जो प्रथम सम्मेलन है वो अंतर्राष्ट्रीय तेहरान ईरान में अप्रैल मई 1968 के दौरान मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है मानवाधिकार आयोग का? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। आते हैं, देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं, इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधि संस्था है और इसकी जो स्थापना वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। ठीक है। थाने में देखेंगे, थाने में जो मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार का कार्य करेंगे? ऑप्शन है पहला आपके सामने, उच्च न्यायालय के निर्णय D के बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्णय का पालन करेंगे। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ए और बी। अब आपसे पूछा है आप थाने में इंस्पेक्टर है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ए भी करेंगे और ये भी काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं D के बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे और मानवाधिकार की जो टीम आएगी उसका भी सहयोग करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यही आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है कि थाने में अगर मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय D के बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। यदि मानवाधिकार की टीम आए तो उसका पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति को सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ठीक है। लोकहितवाद, तो इसमें क्या दायर किया जा सकता है? लोकहितवाद में दायर क्या किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कर सकते, इंडिविजुअल किसी मूल अधिकारों का अतिक्रमण तो होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा और साथ ही उसकी कोई भी एक संस्था भी कर सकती है। ठीक है। ये इसका अधिकार है। देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत में लोकहित अथवा जनहित याचिकावाद में न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। आगे देखते हैं, जनहित याचिकाओं को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर की जाती है? जनहित PIL कब दायर कर सकते हैं? क्या जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति के लिए, या हम देखेंगे संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई क्षति के लिए, कानून के उल्लंघन से हुई क्षति के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है कि जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति के लिए। तो ए इसका विकल्प बिल्कुल सही है। कहा गया कि जो भी मामला निजी ना होकर व्यापक जनहित से जुड़ा हो उसके संदर्भ में दाखिल याचिकाओं को जनहित याचिकाओं के तौर पर देखा जाता है। जनहित याचिकाओं को डालने वाले व्यक्ति या संस्था को यह बताना होता है कि उस मामले में आम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। दायर की गई याचिका जनहित है या नहीं, इसका जो फैसला है वो कोर्ट करता है। जनहित याचिका का जन्म कब हुआ था? ये तो आपको बहुत ईजी सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है। जनहित याचिकाओं का जो विचार था, देखिए जो विचार है वो कहाँ पे आया? अमेरिका में जन्मा है। ठीक है। वहाँ इसे क्या बोलते हैं? वहाँ इसको बोलते हैं सामाजिक कार्रवाई याचिका। ठीक है। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका का वकील की गतिविधियों से काफ़ी विस्तार हो गया था। जनहित याचिका कब आई? 1960 में। भारत के अंदर कब आई? आपको पता ही है। इसके द्वारा वह कमज़ोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय व्यवस्था के समक्ष रखते थे और यह मुद्दे केवल निर्धन और मजबूर व्यक्तियों के ही नहीं होते थे, बल्कि उन देशों के साधारण व्यक्तियों की समस्याओं भी शामिल उसमें की जाती थी। ठीक है।
अब कुछ याचिकाओं के बारे में, काफ़ी अच्छी याचिका। देखिए, अब आपको बताना है कि भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ करी थी। तो जनहित याचिका का जो पूरा श्रेय आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है पीएन भगवती जी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में डी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने प्रारंभ की थी। और देखिए, जनहित याचिका न्यायपालिका के आविष्कारक तथा न्यायाधीश से निर्मित विधि है। आगे देखते हैं, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था, उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर कर दीजिए या फिर आप उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कीजिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, यहाँ पे ही होगी दायर। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में बताता है कि आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, और 226 है वो आपका हाई कोर्ट में बताता है। ठीक है, बढ़ते हैं 35 में, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, तो वो किसमें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद एवं सरकारी विभाग। ठीक है, इसमें दायर की जा सकती है। डी इसका विकल्प बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे बता दूँ, डी इसका विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसका देख लेते हैं। जनहित याचिका सरकार और सरकारी विभागों के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है, परंतु यदि किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहित याचिकाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा था, तो उसमें जनहित याचिका दायर कर दी। उसमें प्रतिवादी किस प्रकार से बनेंगे, प्रतिवादी बनेंगे उत्तर प्रदेश राज्य / भारत संघ, जो आवश्यक हो, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्सेस वो जो कंपनी, उसका नाम हो सकता है। निजी कारखाने वर्सेस वो जो कंपनी, उसका नाम हो सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 36 में, किसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पत्र लिखकर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में किया गया, क्या एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में किया गया। ठीक है, या इसको पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 में किया गया। तो इसका सही विकल्प क्या है, जो भी अभी हम लोगों ने एससी गुप्ता बनाम भारत संघ जो है ना, इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, एसपी गुप्ता बनाम जो भारत संघ है वो 1982 के मामलों में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने प्रतिपादित किया था कि कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। उसे रिट पिटीशन या तकनीकी बारीकों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। इसी कड़ी में आगे चलकर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 में मामलों में पत्र द्वारा जनहित याचिकाओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दें। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 37, कह रहे हैं कि कोई भी वाद जनहित या लोकहित वाद कब माना जाएगा। तभी माना जाएगा जब वो सद्भावपूर्ण हो। पहली बात, सद्भावनापूर्ण हो, मतलब आप पूरी सोसाइटी का सही चाह रहे हो, उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना हो, वह राजनीति से प्रेरित हो। तो इसका सही विकल्प क्या है, उपयुक्त सभी। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर बी सिंह बनाम भारत संघ 2004 को मामले में यह अपेक्षित किया कि जनहित याचिकाओं की यथार्थता का पता लगाने हेतु न्यायालय याचिका के जनहित के आवरण को हटाकर हम देख सकते हैं कि उसके पीछे अभ्यर्थी का कोई व्यक्तिगत हित या दुराशय छिपा हुआ नहीं है। इसमें आते हैं 38 नंबर में, कह रहे किस वाद में किस जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है। अगर आपने एक बार दायर कर दी गई तो ये वापस नहीं ले सकते। देखिए, उसके रीज़न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर दबाव बन रहा है। तो किस केस में क्या गया, शीला बारसे बनाम भारत संघ व अन्य 1986। ठीक है, इसमें कहा गया, तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। शीला बारसे बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि जनहित याचिका दायर हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 39 की तरफ। आगे देखते हैं, आगे है कि 39 नंबर का जो क्वेश्चन इस पर कहा गया है कि भाई उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। तो किसमें था, राम शरण बनाम भारत संघ, रूरल लिटिगेशन एवं इंटेलिजेशन केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका क्या है, ए और बी दोनों, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है,
प्रश्न नंबर आते हैं, इसमें जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए उपयुक्त वाद जो है वो दोनों वाद, जो अभी पहला नंबर का वाद था जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, राम शरण बनाम भारत संघ, और जो दूसरा था रूरल लिटिगेशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, इन दोनों वादों में प्रक्रियाओं की औपचारिकताओं से दूर रहने के लिए कहा ताकि पीड़ित पक्ष को बिना किसी परेशानी से त्वरित न्याय मिल सके। ठीक है, आते जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या है, जब लोगों के सामूहिक हितों के खिलाफ सरकार की योजना का फैसला हो और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर तथा आम जन के विरुद्ध जब सरकार का कोई निर्णय हो तब जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है, तो कह रहे हैं भाई कोई भी दायर कर सकता है, चाहे व्यक्ति द्वारा हो चाहे सामाजिक हितों के भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। ये बिल्कुल सही है, ए और बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सादे कागज़ पे भी जनहित याचिका आप लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, जनहित याचिकाओं द्वारा एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन ये तभी मान्य होगी जब उपयुक्त भावना रखने वाला व्यक्ति द्वारा दायर की जाएगी। जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए क्या वकील का होना ज़रूरी है। देखिए इसमें जो है ना वकील का होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है, वकील का होना तो ज़रूरी है। इसमें सरकार का काम है, सरकार वकील मुहैया कराती है। उसका रीज़न देखिए क्या है, रीज़न इसलिए है कि जो सरकार है वो उसको पता है कि जो अपील ये कर रहा है वो गरीब है, गरीब तबके का है, तो उसके लिए वो वकील का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, कोर्ट ही बोलती है एक सरकारी वकील को कि आप इसके पक्ष की तरफ से लड़ें। ठीक है ना, क्योंकि वकील जो करता है वो उसको दांव पे काफ़ी कानूनी पता होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका देखते हैं हम लोग, विकल्प इसका देखिए सी है। सी का मतलब है पहला वाला भी सही है, वकील का होना भी ज़रूरी है, और दूसरा वाला जो है राष्ट्रीय राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का प्रावधान है। तो बिल्कुल ए और बी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए जनहित याचिकाओं द्वारा दायर होने के बाद न्यायालय में उसकी जो सुनवाई है किसी बात की तरीके होती है, अतः अधिवक्ता होना आवश्यक है। एक अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का ही काम है, क्योंकि याचिका किसी गरीब के लिए होती है। देखिए देखते हैं हम लोग प्रदूषण को रोकने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका वाद है प्रदूषण को रोकने के संबंध में। सबसे पहले दामोदर राव बनाम RO कॉरपोरेशन हैदराबाद 1987, तरुण भारत सिंह बनाम भारत संघ 1992, या मुरली S देवरा बनाम भारत संघ 2001। ठीक है, तो यह उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प क्या है इसका, डी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दामोदर राव मामले में सार्वजनिक उद्यान समाप्त कर आवास गृह बनाने से रोका गया था। तो तरुण भगत मामले में वन प्रदेश में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। मुरली डी देवरा मामले में सर्वप्रथम स्थान पर धूम्रपान निषेध किया गया था। जो धूम्रपान निषेध का है ना वो किसमें है, मुरली डी देवरा मामला, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या, महिलाओं के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सी जनहित वाद है महिलाओं के कल्याण के लिए। देखिए गौरव जैन बनाम भारत संघ, मैंने आपको बताया था गौरव जैन बनाम भारत संघ के बारे में कि रेड लाइट एरिया में जो औरतें काम करती हैं, जो मतलब जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थितियों में काम करती हैं, उनके लिए गौरव जैन ने बनाया था। उपेंद्र बख्शी बनाम भारत संघ में भी था, और डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम भारत संघ में भी था। तो इसका सही विकल्प क्या है, डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, गौरव जैन मामले में न्यायालय ने ये कहा कि राज्य गैर सरकारी संगठन और जनहित भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे उन महिलाओं की सहायता के लिए आगे आएँ जो रेड लाइट एरिया में रहती। देखिए अभी मैंने आपको बताया, वे पुनः उसमें ना जाएं, गर्मायुक्त जीवन जिए, योग्य बने। उपेंद्र बख्शी मामले में उन्होंने न्यायालय में कहा कि आगरा में महिलाओं के संरक्षण में महिलाओं को अमानवीय व्यवहार से छुटकारा दिलवाने का निर्देश दिया। डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स के मामले में न्यायालय ने कई मापदंडों का निर्धारण किया ताकि मामले के विचारण व अन्वेषण में उन्हें प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। न्यायालय ने किस जनहित याचिका में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजित से मना किया था। तो वो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 HC। ठीक है,
देखो MC मेहता बनाम तमिलनाडु जो राज्य है 1991 में सुप्रीम कोर्ट में, वो न्यायालय ने निर्धारित किया कि दिया सलाई बनाने वाले कारखाने में जहां तीली से ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। 46 के अंतर्गत बोला गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित जनहित वाद कौन सा है। तो देखिए, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका सही विकल्प क्या है? डी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने परमानंद कटारा मामले में कहा है कि प्रत्येक रोगी को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो, बूढ़ा हो अथवा बच्चा हो, तुरंत चिकित्सीय सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। देखिए, इसमें 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। तो आपको पता है केशव एवं भारतीय बनाम केरल राज्य के अंतर्गत ही आया था। ठीक है, अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में ये उद्देशिका को लेकर था। ठीक है ना, इसमें जो था वो इंद्री बेरूबारी का वाद था तथा केशव एवं भारतीय बनाम का वाद था। केशव एवं भारतीय बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में वाद उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। बेरूबाड़ी 1960 के बाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना है। कहा गया कि यह विचारों को जानना एक कुंजी मात्र है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न नंबर 48 है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह कैसा संशोधन होना चाहिए? संविधान की प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकती है, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? इसके बाद में कि मूल कर्तव्यों में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए, मूल कर्तव्यों में तो आपको पता ही है संशोधन हो गया है, पॉलिटी में थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, और नीति निर्देशक तत्व में भी संशोधन कर सकती है। वो किस में नहीं कर सकती है वो अभी मैंने आपको बताया, वो इसका बी ऑप्शन है, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, केशव एवं भारतीय बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया था? उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कहाँ पर? मूल अधिकारों सहित। ठीक है, परंतु वो संविधान की मूल आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा संविधान की उद्देशिका में निहित है, मतलब जो ढांचा है वो संविधान की उद्देशिका में ही निहित है। प्रश्न नंबर आते हैं 49 के ऊपर। 49 का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्ष को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण बताया गया है? तो वो किस में बताया गया है? सीधा प्रश्न है, SR बम्बई बनाम भारत संघ के अंदर। देखिए, SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में ये अभी निर्धारित किया गया था कि जो पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त समाजवादी, अखंडता जैसे शब्दों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 50। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक जो दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए? तो वो किसमें? मद्रास राज्य बनाम चंपाकन देराई राजन के मामले में। देखिए, इसको देखते हैं। चंपाकन देराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार के उस राज्याज्ञ को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें कुछ विशेष जाति और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। उच्चतम न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकारों को ये राज्याज्ञ या अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 के अधीन ये समान नियम धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताया था। आक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा था कि भाई उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त आदेश मामले में दिए गए निर्णय प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15 का जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। कहा गया कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं की जा सकती है? वो है बालाजी बनाम
मैसूर राज्य में, जिसमें अभी आपको पता ही ना कि सवर्ण लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक ये जो आया था, लोग कह रहे थे ना कि अभी रिजर्वेशन बढ़ाया नहीं जा सकता, वो बालाजी बनाम मैसूर राज्य में कहा गया था कि भाई 50% से अधिक रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, बालाजी बनाम मैसूर राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में 68% स्थान आरक्षित करने की अभिनिर्धारित किया था कि पिछड़े वर्गों एवं अधिक पिछड़े वर्गों के मध्य किए गए उपवर्गीकरण को अनुच्छेद 15 के 4 के अंतर्गत न्यायोचित नहीं माना जाता है। देवा साधन बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने लोक पदों के आरक्षण के लिए बनाए गए अग्रनयन नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए यह विनिश्चय किया कि प्रत्येक वर्ष के कोटे को उसी वर्ष तक सीमित रखना चाहिए। ठीक है। साथ ही पिछड़ी जातियों के लिए पदों का आरक्षण इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एकाधिकार उत्पन्न कर दे या अन्य समुदाय के विधिक अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप कर दे। फिर एक केस का जजमेंट हुआ इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाजी बनाम मैसूर राज्य में दिए गए पूर्ववर्ती विनिश्चय को उलटते हुए पिछड़े वर्ग तथा अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण को संवैधानिक माना है। इसमें उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग में अधिक संपन्न वर्ग का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, कि जो पिछड़े वर्ग में बहुत पैसे वाले हैं उनका निर्धारण करना जरूरी है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई देवदासन बनाम भारत संघ में दिए गए विनिश्चय को उलटते हुए उन्होंने कहा कि अग्रनयन के नियम कैरी फॉरवर्ड रूल्स को संवैधानिक ठहराते हुए यह व्यवस्था दी गई कि अधिकतम सीमा 50% के अंदर रहते हुए भी कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है वो वैध होगा। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि अगर आप उस कोटे में जॉब नहीं ले पा रहे हैं, उस कोटे से ज़्यादा नंबर है तो आपको जनरल कोटे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आते हैं 52 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में किन्नर ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरे लिंग के रूप में किया था तो वो कौन सा था वाद? रामेश्वरम बनाम भारत संघ था, नालसा बनाम भारत संघ था, नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था, या बालाजी बनाम हरियाणा था? तो इसका सही विकल्प क्या था? 20 का राइट आंसर था। देखिए, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया था, जिसे सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। संविधान की जो 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया था? तो वो कौन था? पहला था IR कोल्लम बनाम तमिलनाडु राज्य। बस यही था। ए इसका विकल्प बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। उच्चतम न्यायालय ने IR कोल्हे बनाम तमिलनाडु राज्य, जो कि 2007 में था, उसमें यह निश्चय किया कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची है न्यायिक पुनर्विलोकन को अनुज्ञेय बनाया गया है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया कानून अभी तक न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर थे। अब 9 सदस्यीय विशेष पीठ के निर्णय में यह स्थिति बदल दी गई थी। प्रश्न आता है 54। कह रहे हैं कि किस मामले में, किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन ये कहा था कि संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की जाए? ठीक है। तो ये कौन सा था? मिनर्वा मिल मामला बनाम यूनियन राज्य था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, केशवानाम भारती बनाम केरल राज्य था, या इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण था? तो देखिए कौन सा था? मिनर्वा मिल मामला था। अब मिनर्वा मिल मामला क्या था, जरा इसको पूरा यहीं पे समझ लेते हैं। इसमें जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट था उसने 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जोड़े गए 4 से 5 को शून्य घोषित कर दिया। खंड 4 में प्रावधान था कि संसद द्वारा कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। किसको खंड कर दिया? खंड 4 में। खंड 5 में था कि संसद को असीम शक्तियों का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त दोनों खंडों को समाप्त करके न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का मूल लक्षण माना है। प्रश्न नंबर आते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद है जो कि दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? दुराशय का सिद्धांत बताया है मैंने मेंस्ट्रिया के बारे में। तो देखिए इसमें जो ए इसका है R बनाम प्रिंस वाला, वो दुराशय के सिद्धांत को बताता है।
देखिए वादों से संबंधित जो विषय हैं वो जैसे आर बनाम प्रिंस है वो दुराशय एवं संवैधिक अपराध है। मैग नाटेक का जो वाद है विकृत चित्तता से संबंधित है, भारतीय दंड संहिता के 84 में। डीपीपी बनाम बियर्ड है वो मत्तता से संबंधित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में। आर बनाम डिंडले एवं स्टीवेंस है जो कि आवश्यकता के आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित है, जो कि भारतीय दंड संहिता में है, ठीक है ना। 81 में प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वाद है वो समान आशय से संबंधित नहीं है। वो है ऋषि देव पांडे बनाम यूपी, आर बनाम टॉल्सन, महबूब बनाम एम्परर, या भरत कुमार घोष बनाम एम्परर। तो इसका बी बिल्कुल सही विकल्प है। आते हैं देखिए आर बनाम टॉल्सन का जो वाद है वो अपराधी के मन स्थिति एवं सांविधिक अपराध से संबंधित है, जबकि ऋषिदेव बनाम यूपी जो है वो महबूब शाह बनाम एम्परर तथा वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के वाद में समान आशय के सिद्धांत से संबंधित है। अब आते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर स्पष्ट किया गया है। अपराधी मानववध और हत्या के बारे में, ठीक है। तो पहला जो आपके सामने है वो क्या है, वो आपका निम्नलिखित किस वाद में अपराधी मानववध एवं हत्या को अंतर स्पष्ट किया गया। वो है सबसे पहला रेंग बनाम गोविंदा, के.एम. नानावती बनाम मुंबई राज्य। इसके बाद में देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन आता है आर बनाम डुडले एवं स्टीफेंस, या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूट बनाम बियर्ड। तो इसका सही होगा रेग बनाम गोविंदा। देखिए रेग बनाम जो गोविंदा था वो भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित किया गया। सदोष मानववध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया। के.एम. नानावती बनाम बम्बई राज्य के वाद में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है। 58 में देखते हैं, 58 में क्या है कि एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है। किसमें है, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में, ठीक है। सी विकल्प इसका सही है। किसका, एस वरदानन राज बनाम महाराष्ट्र में। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य की 1965 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें भारतीय दंड संहिता की जो धारा 363 से संबंधित है। 363 के अंतर्गत व्यपहरण किडनैपिंग के अपराध के लिए दंड का उपबंध करता है। किडनैपिंग का जो धारा है वो 356, 360, 361 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। एक है व्यपहरण, एक है अपहरण। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में लिख के इसको पिन करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि अभ्यानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य निर्देशक वाद क्या है। तो ये क्या है, आपराधिक प्रयासों पर आधारित है। कैसे है, देखिए अभ्यानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का जो मामला है भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में उल्लिखित है। आपराधिक प्रत्य का एक महत्वपूर्ण निर्देशवाद है, ठीक है। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य किस बचाव से संबंधित है, वो है आपकी मत्तता से संबंधित है। मत्तता मतलब ड्रिंकिंग से संबंधित है। आपराधिक दंड संहिता की जो धारा 86 पर आधारित स्वैच्छिक मत्तता से वाद संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके जो MCQs हैं वो आपकी PIL से संबंधित MCQs क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट तो हो गया PIL से संबंधित MCQs। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।